बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी दाई थी। गांव की औरतों का केस करती। एक दिन घर आया तो बीवी के पास एक छोटी सी बच्ची थी जिसको अपना दूध पिला रही थी। मैंने पूछा, ये बच्ची कौन है? बीवी कहने लगी, इसका कोई नहीं, एक औरत इसको जन्म देते ही मर गई। कुछ सालों बाद एक शख्स कहने लगा, ये बच्ची वापस करो, नहीं तो तुम्हारे शोहर को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन बीवी ने वो बच्ची वापस ना की। और फिर उस शख्स ने ऐसी बात मेरी बीवी की बताई कि मेरे जिस्म से रूह फना होगी वो बच्ची तो। एक दिन एक शख्स अचानक हमारे घर आया और मेरी बीवी से कहने लगा कि तुम्हारे पास जो बच्ची है तुम इसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारे शोहर को तुम्हारी सारी हकीकत बता दूंगा। लेकिन मेरी बीवी ना मानी और उसने फौरन बच्ची को मजबूती से जकड़ लिया। उस शख्स ने पहले तो मेरी बीवी को समझाया, फिर गुस्से में मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरी रूह फना होगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी ऐसी भी कोई हरकत कर सकती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा सकती है। तो मुझ पर मेरी बीवी की सच्चाई खुली तो वो थर थर कांपने लगी और मेरे कदमों में गिर गई। मेरी बीवी गांव की एक मशहूर दाई थी और इसके हाथ में अल्लाह ने बहुत शफा रखी थी। जो कोई भी औरत इससे केस करवाती तो जल्द ही से याब हो जाती और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देती। मेरी बीवी को यह काम शुरू किए ज़्यादा अरसा न गुजरा था, लेकिन फिर भी मेरी बीवी की शोहरत दूर दूर तक के गांव में फैल गई और लोग इसे खास कर बुलाने के लिए आते थे। मेरी बीवी को यह काम मेरी अम्मा मरहूमा ने सिखाया था। मेरी अम्मा भी एक दाई थी और मेरी बीवी इन्हीं के साथ रहकर ये काम सीखा था। मैं खेती बाड़ी का काम करता, मैं और मेरी बीवी दोनों ही कमा रहे थे, इसलिए हमारा गुजर बसर बहुत अच्छा रहा था। दूर और करीब के गांव के सरदारों और वडेरों के घर भी मेरी बीवी ही जाया करती और वहां से वापसी पर माला माल होकर आती। हमें रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी और हमारा शुमार भी गांव के इज्जतदार लोगों में होने लगा था। सरदार के 3 बेटे मेरी बीवी के हाथ से ही पैदा हुए, इसलिए सरदार हमारी और भी इज्जत करता। एक दिन जब मैं खेतों से वापस लौटा तो मेरी बीवी एक छोटी सी बच्ची को गोद में लिए दूध पिला रही। वो इस बच्ची के साथ इस कदर मगन थी कि मेरे आने का भी इल्म ना हुआ। वो इस नन्ही सी एक दिन की बच्ची को ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो इसकी पक्की सहेली हो। मैंने हैरत से अपनी बीवी को देखा और पूछा, ये किसकी बच्ची उठा लाई हो? मेरी बीवी कहने लगी, ये एक भिन्न माँ बाप की बच्ची है। इसको जन्म देते वक्त इसकी माँ का इंतकाल हो गया। मैं इस बच्ची को कहाँ छोड़ कर आती, इसलिए अपने साथ ही ले आई। मैंने परेशानी से अपनी बीवी से कहा कि कोई तो रिश्तेदार होगा इस बच्ची का, तो उसके हवाले कर आती। हम कहाँ एक पराई बच्ची को संभालते फिरेंगे। मुझे ये सोचकर परेशानी हो रही थी कि किसी दूसरे की औलाद को पालना और संभालना कोई आसान बात नहीं थी। और गांव में तो यूं ही छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता। हम किसी से क्या कहेंगे ये बच्ची किसकी है? लेकिन जमीला ने तो सब कुछ पहले ही सोच लिया था। वो कहने लगी, मैं कह दूंगी ये मेरी बहन की बच्ची है जिसे हमने गोद लिया। मैंने जमीला से कहा, झूठ आखिर झूठ ही होता है और एक ना एक दिन सच सामने ही आ जाता है। ये सुनकर मेरी बीवी को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, अगर इस बच्ची का कोई रिश्तेदार होता तो मैं कभी इसे अपने साथ ना लाती। इसकी माँ दूर गांव से बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहती है। इसकी माँ ने मुझे किसी के तवसत से बुलवाया और जब मैं गई तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। इस औरत ने मुझे बताया कि इसका शौहर कुछ महीनों पहले नहर में डूब के मर गया और इन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। शौहर की फौतगी के गम में इसकी हालत इतनी ख़राब होगी कि वो इस बच्चे की पैदाइश के दौरान हिम्मत ना कर सकी और ज़िंदगी हार गई। लेकिन जाने से पहले वो मुझसे ये वादा लेकर गई कि मैं इस बच्ची का पूरा ख्याल रखूंगी और इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैंने भी इस बेचारी की तकलीफ देखते हुए इसे वादा कर लिया। लेकिन इसके इंतकाल के बाद जब मैं अकेली वापस लौटने लगी तो इस बच्ची के रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने इस मरती हुई औरत से जो वादा किया था, इस बच्ची की रोती हुई आवाज़ सुनकर मैं वो वादा निभाने पर मजबूर हो गई। मेरी बीवी ने आगे बढ़कर मेरी गोद में इस नन्ही सी गुड़िया को डाला और कहने लगी कि अब आप ही इसका नाम कोई तजवीज़ करें। मैंने एक नज़र इस बच्ची के चेहरे पर डाली तो एक लम्हे के लिए मैं देखता रह गया। गुलाबी गुलाबी गालों वाली वो गुड़िया जैसी बच्ची जिसकी आंखें भी नीली नीली थी, कुछ ही लम्हों मेरे दिल में जगह बना गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी परी को गोद में उठाया और इसीलिए मैंने इसका नाम परशे रख दिया। वो वाकई बिल्कुल परी चेहरा बच्ची थी और मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत बच्ची कभी नहीं देखी।
प्रेशिया हम दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी में क्या आई, हमारे सहन में तो जैसे रौनक उतर आई। कुछ ही महीनों में इसकी मासूम कलकारियाँ हमारा सहन में गूंजने लगी और वो हम दोनों की ज़िंदगी का महवर बन गई। मैं खेती बाड़ी जल्दी ख़त्म करके रोज़ घर वापस आ जाता, क्योंकि मैं परी को वक़्त देना चाहता था। मैंने प्रेशिया को ऐसे ही अपनाया था जैसे कि वो मेरी सकी बेटी हो। मेरी बीवी भी प्रेशिया के आगे पीछे घूमती फिरती और अपने हाथों से इसके मुंह में नवाले डालती हुए इसके साथ खेलती रहती। मेरी बीवी की आंखों में परी के लिए एक अलग ही मोहब्बत थी। मेरी बीवी ने केस करने के लिए अब दूसरे गांव जाना छोड़ दिया। वो हमारे ही गांव की हदूद में रह के अपना काम करती और परी को अपने साथ रखती। इसे एक पल के लिए खुद से जुदा ना करती। मेरी बीवी को गवारा ही ना था कि उसे जुदा करती। मैं अक्सर अपनी बीवी को तंग करने के लिए कहता कि परी ने तो तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, क्योंकि जब से परी हमारी ज़िंदगी में आई है मेरी बीवी मुझे बहुत कम वक्त दिया करती थी। इसका खाना पीना सोना जागना सब मेरी बेटी के साथ था। मैं इन दोनों को खुश देखकर खुश हो जाया करता, लेकिन मुझे क्या खबर थी ये खुशी आरती है और कुछ अरसे बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाना है। दिन गुजरते जा रहे थे और नन्ही परी अब अपने छोटे छोटे कदमों से हमारे सारे घर में भागने लगी थी। वो अपनी तोतली ज़बान में मुझे बाबा कहती है और मुझे लगता कि मेरी दुनिया मुकम्मल होगी। परी भी हमसे इस कदर जुड़ गई थी कि कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि वो हमारी बेटी नहीं। हमने गांव में भी सबको यही बताया कि परी मेरी बीवी की बहन की बेटी है। जब जब गांव में मेला लगता मैं परी को अपने कंधों पे बिठाए मेला दिखाने ले जाता और इसके लिए बहुत खिलौने खरीदता। कभी कभी मैं अपनी बीवी से कहता कि अगर परी की माँ जिंदा होती तो अपनी बेटी को देखकर कितनी खुश होती। ये सुनते मेरी बीवी के चेहरे का रंग उड़ जाता। वो अचानक ही गुस्से में आ जाती और सारे घर का सामान पटकने लगती। वो मुझे कहती कि आपको ऐसी फजूल सोचें क्यों आती है, परी अब हमारी बेटी है और मैं ही इसकी माँ हूँ। आप अपने मुंह से ऐसी कोई बात ना निकाला करें जिससे मेरा दिल दुखे, और अगर ये बात गलत है परी सुन ले तो हम इसे क्या जवाब दें। मैं अपनी बीवी की परी के लिए मोहब्बत देख के हैरान हो जाता। मेरी बीवी ने परी को वाकई सकी माँ से ज़्यादा प्यार दिया। वो अपने वादे को पूरी तरह निभा रही थी। इन गुजरे 3 सालों में सिर्फ एक ही बात थी जो मेरे लिए बहुत अजीब थी कि कभी कभी मेरी बीवी परी को घुमाने के लिए अकेली निकल पड़ती। बहुत देर बाद वापस आती। वो हफ्ते में कम अज़ कम 2 दफ़ा इसी तरह परी को गाँव से बाहर सैर कराने के लिए ले जाती। एक दफ़ा मैं इस पर गुस्सा किया कि अकेली गांव से बाहर बच्ची को लेकर क्यों जाती हो, हालात ठीक नहीं है। दूसरे गांव वालों से ज़मीनों को लेकर हमारे सरदारों की दुश्मनी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इनकी दुश्मनी के बीच चढ़ जाओ। लेकिन मेरी बात पर संजीदगी से गौर करने के बजाय मेरी बीवी जमीला अपनी ही बात करती और कहती कि सरदारों की दुश्मनी से हमें क्या लेना देना, मैं तो अपनी बेटी को दुनिया की खूबसूरती दिखाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि गांव के अंदर ऐसी कौन सी खूबसूरत जगह नहीं है जो गांव से बाहर है। हमारे गांव में नहर भी बहती, फसलें भी लहराती, खूबसूरती इतनी कि दूर दूर से लोग हमारे गांव की सैर तफरीह के लिए आते। लेकिन पता नहीं मेरी बीवी को न जाने कौन सा सारा हुस्न गांव से बाहर ही क्यों नज़र आता। एक दफ़ा तो मैंने इसे कह दिया कि मैं भी इसके साथ सैर के लिए जाऊंगा, तो वो मुंह बना के बैठ गई और कहने लगी कभी तो मुझे भी मेरी बेटी के साथ अकेले वक्त गुजारने दिया करो। हर वक्त तुम खुद इसे कंधे पर उठाए फिरते हो, घूमते हो, और जब मैं ले जाती हूँ तो बीच में हड्डी बनकर आ जाते हो। जमीला की पुरेशे के साथ ये मोहब्बत देकर मैं हंस पड़ा। परी के मामले में वो दिन ब दिन हसास होती जा रही थी। कभी कभी तो वो परी को ऐसे सीने से खींच कर सोती जैसे इससे परी के छिल जाने का खौफ हो, और जब मैं जमीला से सोती हुई परी को आज़ाद कराने की कोशिश करता तो वो तड़प कर उठ बैठती और मुझे मना करती कि मैं परी को उससे दूर ना किया करूं। बेचारी नन्ही परी सारी रात जमीला के बाजों में फंसी रहती है और ऊपर परेशान होती, लेकिन जब जमीला उसे हरगिज़ ना छोड़ती। पीछे कुछ अरसे से जमीला एक अजीब से खौफ का शिकार होने लगी। इसके चेहरे पे हर वक्त बेचैनी के असरात होते। अब तो जमीला ने औरतों के केस करना भी छोड़ दिए थे। वो सारा सारा वक्त परी को लेकर घर में ही रहती, और हैरत की बात यह थी कि वो परी को अपने साथ गांव के बाहर सैर करवाने भी ना लेके जाती थी। कई दफ़ा मैंने बातों बातों में जानने की कोशिश की कि जमीला को आखिर क्या मसला हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे इसके दिल में कोई खौफ बैठ गया, लेकिन जमीला कभी इस बात का कोई जवाब ना देती। फसल की कटाई के दिन करीब आ रहे थे और मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। मैं घर और परी को भी वक्त नहीं दे पा रहा था। रात गए घर जाता और सुबह होते फसल पर वापस आ जाता।
जमीला की रंगत मुझे कुछ उड़ी उड़ी सी महसूस होती, लेकिन मैं इससे पूछ ही नहीं पाता कि आखिर उसे कौन सा मसला दरपेश है। मैंने सोचा कि एक दफ़ा हासिल की अच्छी तरह से कटाई हो जाए तो मैं जमीला से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले ही एक ऐसा भयानक सच मेरे सामने आया कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मुझे अचानक ही फसल की कटाई के दौरान घर जाना पड़ा। गांव के सरदार ने मेरी ज़मीन के कागजात मंगवाए थे। मैं फसल की कटाई छोड़कर भरी दोपहर में घर लौट कर आया तो ये देख के हैरान रह गया कि एक अजनबी मर्द मेरी बैठक में बैठा और मेरी बीवी जमीला चादर लपेटे सर झुकाए इसके आगे बैठी हुई थी, और परी को जमीला ने गोद में इतनी मजबूती से जकड़ कर बैठाया हुआ था जैसे वो आदमी परी को जमीला से छीन लेगा। मैं इन दोनों के सामने जाने के बजाय बैठक के दरवाजे के बाहर ही छुप कर खड़ा हो गया। गांव में दरवाजे को ताला या कुंडी लगाने का रवाज नहीं था, बल्कि हर किसी का दरवाज़ा खुला ही रहता और पर्दा डाला होता। इसलिए वो दोनों ही मेरी आमद से बेखबर थे। वो आदमी जमीला से कह रहा था अगर ये बच्ची जमीला उसके हवाले ना की तो वो जमीला का सारा सच बोल कर रख देगा और इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। जमीला पहले तो इससे गुस्से से कहने लगी वो यहाँ से दफ़ा हो जाए और दोबारा इतने इसे तंग ना करे, लेकिन जब वो जमीला को मज़ीद धमकाने लगा और कहने लगा कि जमीला ने शराफत से बच्ची को इसके हवाले ना किया वो मुझे सारी सच्चाई बता देगा। जमीला इसके आगे गिड़गिड़ाने लगी तो मुझसे देखा ना गया, ना जाने कौन शख्स था जो हमारी बच्ची छीनने चला आया था। मुझे कुछ समझ आ रहा था कि जमीला क्यों इतनी खौफजदा रहने लगी थी। मैं किसी भी सूरत परी के हवाले से ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अल्लाह ने इतने सालों से हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा और अब जब प्रेशे की सूरत में मुझे इतनी प्यारी सी बेटी मिल गई तो मैं कैसे किसी और शख्स को इसके हवाले हक जतलाने देता। वो आदमी जैसे ही परी को जमीला की गोद से लेने के लिए आगे बढ़ा, मैं खुद पर काबू न रख सका और फौरन ही मैं कमरे में दाखिल हो गया और इस आदमी को एक ज़ोरदार झटका लगाया। वो पीछे परी चारपाई पर उलट कर गिरा क्योंकि उससे अचानक झटके के लिए तैयार नहीं था। मुझे देखकर मेरी बीवी जमीला के चेहरे के रंग मज़ीद उड़ गए और वो हैरत से पूछने लगी कि आप इस वक्त घर पर कैसे आए। मैंने जमीला से कहा पहले ये बताओ कि ये मर्द कौन है और मेरी गैर मौजूदगी में कैसे घर के अंदर मौजूद है। और वो जमीला से कहने लगा अगर तुमने ये बच्ची मेरे हवाले ना की तो अभी इसी वक्त तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दूंगा। जमीला हज़ारों कतार रोने लगी और जब मैंने एक कड़ी नज़र उस पर डाली तो फ़ौरन मेरे कदमों में गिर गई। मैं जमीला को देख रहा था, वो मुझ पर आसमान गिराने जा रही थी। जमीला शायद इस आदमी की धमकियों से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने खुद ही मुझे सच्चाई बताने का इरादा कर लिया। वो रोते हुए कहने लगी कि जब वो दूर गांव में एक औरत का केस करने के लिए गई तो वहां जाकर इसे पता चला जिस औरत का केस वो करने आई है वो कोई और नहीं बल्कि इसके पुराने आशिक की बीवी है। लेकिन जमीला क्योंकि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत खुश थी इसलिए इस बात से कोई फ़र्क ना पड़ा और वो अपना काम करने लगी। लेकिन केस के दौरान पेचीदगियों की वजह से इस औरत का इंतकाल हो गया और इसके शोहर यानी जमीला के पहले आशिक ने जमीला से दरख्वास्त की कि वो एक अकेला मर्द है और एक बच्ची की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, इसलिए जमीला इस बच्ची को अपने साथ ले जाए और इसे पाल ले। जमीला क्योंकि बे औलाद थी और अब जब उसे कुदरत की तरफ से एक बच्ची मिल रही थी तो इसीलिए उसने थोड़ी सी पसे पेश के बाद ये बात मान ली। वो इस बच्ची को लेकर वापस चली गई। जमीला ने यह भी सोचा था कि अगर बच्ची को छोड़ दे तो अकेला मर्द की इतनी सी बच्ची को कैसे संभालेगा। हर थोड़े दिनों बाद जमीला का पुराना आशिक अपनी बच्ची को लेने गांव के बाहर चला आता तो जमीला ये सोचकर इस बच्ची को मिलवाने ले जाती कि इस बच्ची के बाप का भी इस पे हक है। लेकिन जमीला इस बात से बेखबर थी कि इसका आशिक तो अभी तक इसी पर नज़र जमाए बैठा था और इसने एक मनसूबाबंदी के तहत अपनी बच्ची जमीला की गोद में डाली। जमीला का आशिक पहले भी इसे मोहब्बत करता था, अब भी इसे मोहब्बत करता था और इसीलिए उसने ये बच्ची जमीला की गोद में डाली। इस बहाने वो जमीला से मुलाकात करता रहेगा। वो शख्स चेहरे से ही एक मकार इंसान नजर आ रहा था। जब इसने देखा कि अब जमीला इस बच्ची के बगैर एक पल भी गुजारा नहीं कर सकती तो वो जमीला के साथ तलक बनाने के लिए जमीला पर दबाव डाल रहा था। पहले वो जमीला को इस बात के लिए उकसाता रहा कि वो मुझे छोड़ कर ऐसे शादी कर ले और फिर जब जमीला ना मानी तो इसके साथ गलत तल्लुकात बनाने के लिए मजबूर करने लगा। लेकिन जमीला ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो मेरे साथ मुखलिस थी और अपनी पुरानी मोहब्बत को अपनी एक बेवकूफ़ी नादानी समझ कर भूल गई थी। और जब इस शख्स को इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया कि वो किसी भी तरह जमीला के दबाव में नहीं ले सकता तो उसने जमीला को बच्ची के नाम पे धमकाना शुरू कर दिया
اور وہ اسے یہ کہہ کر ڈراتا رہا کہ وہ ساری حقیقت مجھے بتا کر اس کے بچے چھین لے کر چلا جائے گا۔ جمیلہ اسی فکر میں بہت دنوں سے کھوئی کھوئی اور پریشان رہنے لگی، اور وہ خوف کے مارے مجھے بھی کچھ نہ بتا پا رہی تھی۔ ساری سچائی بیان کرنے کے بعد جمیلہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی کہ میں بے قصور ہوں اور وہ بدکاری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے جمیلہ نے اس شخص سے ملنے کے لیے گاؤں کے باہر جانا چھوڑ دیا، تو آج اسی لیے یہ شخص ہمارے دروازے تک آ پہنچا ہے۔ میری اور جمیلہ کی شادی کو 6 برس گزر چکے تھے، اور میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے کتنی وفادار ہے۔ وہ شخص بڑی ہی کمینگی سے مسکراتا ہوا چہرہ سجائے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ سچائی یہی ہے کہ تمہاری بیوی نے تمہیں دھوکہ دیا، اس لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ تمہاری بیوی ماضی میں میری محبوبہ، اور اس نے میرے ساتھ بہت سا اچھا وقت گزارا، اور وہ پیچھے کافی عرصے سے تمہیں دھوکہ دے کر مجھ سے ملنے کے لیے گاؤں سے باہر آیا کرتی تھی، کیونکہ اب تمہاری بیوی میری اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اگر میں تم لوگوں سے اپنی اولاد واپس لے لوں تو تمہاری بیوی مر جائے گی، اس لیے اب تم اس عورت کو فارغ کر دو۔ اس سے پہلے کہ میں اس غلیظ انسان کو کوئی نقصان پہنچاتا، اس کے ناپاک ارادوں کا منہ توڑ جواب دیتا، اچانک ہی مجھے گھر کے باہر سردار کے آدمیوں کی آواز آئی، جو گھر کے باہر کھڑے مجھے پکار رہے تھے، کیونکہ میں تو سردار کے لیے کاغذات لینے آیا تھا۔ وہ مجھے آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ جیسے میں نے سردار کے بندوں کی آواز سنی تو چور چور کر کا شور مچا دیا۔ سردار کے بندے فوراً اندر داخل ہوئے، تو میں نے ان سے کہا، یہ بندہ میرے گھر میں چوری کرنے کے ارادے سے گھس آیا اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سردار کے بندوں کے پاس اسلحہ موجود تھا، فوراً اسے پکڑ کر لے گئے۔ میں نے اپنی روتی ہوئی بیوی کو گلے لگا لیا، اور میری پیاری سی گڑیا سی بیٹی پری، جو کہ بہت ہی سہمی ہوئی بیٹھی تھی، اس سے بھی میں بہت پیار کیا۔ میں نے جمیلہ سے کہا کہ میں سردار کے پاس جا رہا ہوں، جس شخص نے میری بیوی اور بیٹی پر بری نگاہ ڈالی میں اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گا۔ میری بات سن کر جمیلہ نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ نے میری بات کا یقین کر لیا۔ میں نے ایک محبت بھری مسکراہٹ کی طرف اچھالی اور کہا کہ میں پچھلے 6 سال سے دن رات تمہارے ساتھ ہوں، اور میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے کتنی وفادار ہے۔ میں جو کاغذات لینے کے لیے گھر آیا تھا، میں نے وہ کاغذات اٹھائے اور سردار کے پاس چلا گیا۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ مجھے اپنے گھر کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ سردار کے سامنے یہ بات ثابت کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ شخص میری بیوی کو ہراساں کر رہا تھا اور ہمارے گھر کا سامان چوری کرنا چاہتا تھا، اور اتنا ہی نہیں، اس نے ہماری پیاری سی بیٹی کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ سردار، جو کہ مجھ سے بچپن سے ہی جانتے تھے، انہوں نے میری بات پہ یقین کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی، اور سردار نے اس شخص کو سزا کا فیصلہ سناتے ہوئے اپنے آدمیوں کے ذریعے گاؤں کی جیل میں قید کر دیا۔ میری بیوی میرا الباس تھی، اور اس کی حفاظت میری ذمہ داری تھی۔ ماضی میں کی ہوئی چھوٹی موٹی غلطیوں پر میں اسے کوئی بڑی سزا نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے اور میرے گھر سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ اس سال فصل کی کٹائی بہت بہترین ہوئی اور بہت زیادہ منافع ملنے کی امید تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پری کو اور جمیلہ کو شہر گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔